अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, आपने कभी एक मैग्नेट को देखा होगा। ऑब्वियसली मैग्नेट आमतौर पे हम सब के लिए एक किसी टॉय से कम नहीं है। एक मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ होता है और एक पोल साउथ होता है। आप इमेजिन करें कि जब आप इसके करीब किसी भी आयरन को लेकर आ जाए तो ये क्या करेगा, ये आयरन की तरफ भागता हुआ चला जाएगा। आप इसकी फोर साइड्स में कहीं भी यहां रख लें, यहां रख लें, यहां रख लें, किसी भी पॉइंट पर जब आयरन प्लेस करते हैं तो आयरन को ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आप एक काम करें, आयरन को थोड़ा सा गैप देना शुरू कर दें, यहां ले जाएं। अब आपको स्टिल अट्रैक्शन उसमें फील होती है, लेकिन अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक फील होती है। इसको भी थोड़ा दूर ले जाएं, आपको अट्रैक्शन फील हुई, बट ये अट्रैक्शन जो थी वो एक्चुअली एक जो रियल अट्रैक्शन है उससे थोड़ी सी कम फील होगी। आप इसको भी दूर ले जाएं और आप देखेंगे जितना जितना आप मैग्नेट से दूर जाते जा रहे हैं, मैग्नेट की अट्रैक्शन या रिपल्शन भी होती है। अगर आप एक ऐसा मैग्नेट यहां रख लें कि जिसका पोल एग्जैक्टली वही पोल हो जो इसका पोल है, जैसे नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ को रिपेल करता है। आप जब इसको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं, ऐसा ऐसा पीछे ले जाकर, कि फील होता है कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन थोड़ी सी कम होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा, ये जो आयरन है, पीस ऑफ आयरन, वो इस मैग्नेट की फील्ड से आजाद हो जाएगा। स्टूडेंट, आप उस जगह पर एक डॉटेड लाइन से उसका मुहासरा कर लें, सर्कल ड्रॉ कर लें। पता चलेगा कि ये एक ऐसा सर्कल है स्टूडेंट कि इसके अंदर आप जितने भी किसी भी जगह पर अगर एक और आयरन रखते हैं या एक और आप मैग्नेट रखते हैं, ये उसको अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। बट एज सुन एज you go beyond this limit, you don't see any kind of attraction between that particular object and this magnet. So what does it mean? इसका मतलब है कि इस मैग्नेट ने एक फील्ड जनरेट की हुई है और ये फील्ड का इसका एक सर्कल है, एक स्फेरिकल जो उसका दायराकार होता है। उस स्फेरिकल फील्ड से अंदर इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फील की जा सकती है। बट एज सुन एज यू गो बियॉन्ड दिस, you don't feel any kind of attraction or repulsion in that magnet. So इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये हम जाके अपनी अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। आज मेरा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट, 16वीं 17वीं सदी में, इनफैक्ट 1663 के लगभग एक बहुत ही महान इंसान आया था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारे लॉज दिए थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया की हर वो चीज जो मैस रखती है उसके अंदर अट्रैक्शन पाई जाती है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और उस खींचने को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। जैसे हम अपनी जमीन ले लेते हैं, ये हमारी अर्थ है स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ है। कभी इमेजिन करें कि आप अपने घर के बिल्कुल टॉप पर हैं और आप यहां से भागते भागते आए तो कहां गिरेंगे? आप नीचे की तरफ गिरेंगे। ऐसा क्यों होगा? इसकी रीजन ये कि जमीन आपको हर जगह से खींच रही है। जितना आप बिल्कुल मैग्नेट की तरह, जितना आप इससे दूर जाते जाएंगे, एग्जाम्पल आप यहां पहुंच गए, ये है जी आप इस वक्त, ये आपको स्टिल अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। आखिरकार एक पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट के बाद देयर इज नो अट्रैक्शन दैट कैन बी फेल्ट, सो दैट इज आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के से जो बिल्कुल बाहर निकल गया। सो वो जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक उसकी अट्रैक्शन फील की जा सकती है, मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर रहा जाए तो जमीन आपको खींच लेगी, लेकिन इस पॉइंट से बाहर निकला जाए तो ये आपको किसी सूरत में भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो इस पूरे को एक ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यानी फील्ड एक ऐसा इलाका है जहां उस अर्थ की जो लॉ है, यानी अट्रैक्शन का लॉ, वो अप्लाई किया जा सकता है, यानी अट्रैक्शन फील की जा सकती है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या कहेंगे स्टूडेंट से?
ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड था और इसी तरह ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बन गए। So once you are out from this gravitational field, you are not feeling any kind of force between that object and earth. किसी किस्म की फोर्स आपको फील नहीं होगी। सो सम अप करते हैं स्टूडेंट, द स्पेस अराउंड विच, यानी एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर अर्थ और एनी हैवी मैस, क्वाज़र एक बड़े मैसेज को कहा जाता है, अर्थ और एनी मैस अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, यानी एक ऐसा मैस जो किसी को अपनी तरफ जिस जगह से खींचेगा तो उस पूरी स्पेस को आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। स्टूडेंट क्रिकेट तो सबने देखी हुई है, इवन फील्ड हॉकी भी आपने देखी हुई है, उसमें भी फील्ड का नाम दिया जाता है, क्रिकेट में भी फील्ड का नाम दिया जाता है। आप इमेजिन करें कि अगर फर्ज करें आप किसी भी बैट्समैन बाबर आजम या विराट कोहली का नाम ले लें, अगर वो एक लंबा सा छक्का लगाते हैं और एक फील्डर भागते भागते स्टैंड में जाके उसको कैच कर लेता है, तो कभी भी विराट कोहली को आउट नहीं दिया जाएगा। रीजन, वो एक फील्ड से बाहर आ जा चुका है। तो फील्ड के अंदर सारे लॉज लगते हैं। फील्ड एक उस सराउंडिंग एरिया को कहते हैं जो एक्चुअली मेन चीज के अंदर इंपैक्ट प्ले कर रहा होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक स्पेस है, ये फील्ड है, ये इसके अंदर एक इंपैक्ट पैदा कर रही है, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का इंपैक्ट पैदा कर रही है। सो एज सून एज यू गो बियॉन्ड दिस लिमिट, यू आर नॉट फीलिंग एनी फोर्स देयर। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने मिटा दिया है, मैं चाह रहा था कि आपको ग्रेविटेशनल पहले फील्ड की डेफिनेशन बता दूं। अ स्पेस अराउंड the heavy around the body where force of attraction is felt for the other body, यानी दूसरी बॉडी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील हो सके। ठीक है, स्पेस अराउंड द बॉडी, यानी इस बॉडी के गिर्द जो स्पेस होगी जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी और बॉडी को फील हो रही है। सो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। बल्कि अगर आप लिखें आप लास्ट पार्ट ऑफ स्पेस, यानी अब मैक्सिमम स्पेस, यानी उसके बाद आपको मजीद आगे जाकर किसी किस्म की फीलिंग नहीं होती। बहरहाल ये एक जेन्युइन सी डेफिनेशन में लिखी है। स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये जो बंदा है इसको इसके साथ अट्रैक्शन तो फील हो रही है, लेकिन अगर एक बंदा इस पोजीशन पर हो, इसको ज्यादा अट्रैक्शन फील होगी, इसको कम अट्रैक्शन फील होगी। जितना जितना आप हैवी मैस से दूर जाएंगे फीलिंग कम हो जाएगी, जितना हैवी मैस के करीब आएंगे फीलिंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप जमीन के करीब आ चुके हैं और ज्यादा फोर्स फील होगी। सो जितना जितना आप दूर जाएंगे कम फीलिंग होगी। सो इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हर एक के लिए डिफरेंट होती है, यानी इसके लिए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके लिए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसके लिए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर एक के लिए डिफरेंट है। सो अगला जो टॉपिक है हमारे पास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं कि द टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फेल्ट ऑन अ मैस, द टोटल, दोबारा सुन लें कि इस मैस पर कितनी फोर्स फील हो रही है। इस मैस पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगी उसको हम, उन दोनों की रेशो को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको जी से जाहिर किया जाता है, कैपिटल जी, स्मॉल जी से जाहिर किया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फर्ज करें ये बॉडी है, इसका मैस है हमारे पास 10 न्यूटन,
सॉरी 10 kg, मास की यूनिट केजी होती है, इसका मास है हमारे पास 10 kg। और ये जो है ये तकरीबन 100 न्यूटन फील कर रही है, 100। तो फिर आपका 100 न्यूटन तो इसका हो गया फोर्स और मास हो गया 10 kg। तो आप देखें ये हमारे पास 10 न्यूटन पर केजी बन जाएगा। न्यूटन पर केजी स्टूडेंट इसकी यूनिट होती है। आपने ये पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी की यूनिट होती है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की आमतौर पे यूनिट न्यूटन पर केजी ही ली जाती है, लेकिन बहरहाल अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर 10 न्यूटन पर केजी तब होती है जब एक बॉडी विद इन द अर्थ होती है, यानी अर्थ के साथ होती है। जितना जितना ऊपर जाएंगे ये फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वीक होती जाएगी। यानी फर्ज करें यही 10 केजी का मास है, यही 10 केजी का मास है, और एक पॉइंट पे जाके इसकी फीलिंग सिर्फ 60 न्यूटन रह गई है, तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 6 न्यूटन पर केजी हो जाएगी। विद इन द अर्थ इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी या अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन पर केजी होती है आमतौर पे। ये हमने पिछले चैप्टर्स में इसको पढ़ा भी हुआ है। सो ये स्टूडेंट सब था। एक बात याद रखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ होती है। दुनिया में बहुत सारी हैवी नली बॉडीज हैं। हमारे अगर इस सोलर सिस्टम ही को ले लिया जाए तो इस सोलर सिस्टम में सन के अलावा आमतौर पर बहुत सारी हैवी नली बॉडीज हैं, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ये 8 प्लैनेट्स और कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, जिनमें प्लूटो एक सरे फहरिस्त है वो भी है। फिर आगे इन हेविनली बॉडीज के मून्स भी हैं, जैसे आपके जुपिटर में ही मोर देन 50-60 मून जो है ना वो गुजर रहे होते हैं। इसी तरह सैटर्न के बहुत सारे मून हैं। जितने जितने हैवी मास हैं इनमें बॉडी इनकी तरफ चलते हुए जाती है, तो वो जितनी उसकी फोर्स होती है उस मास की, उसको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। ये ग्रेविटेशनल था। दूसरा स्टूडेंट एक बात याद रखें, जितना हैवी मास होगा उतनी जो है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। जैसे अभी आपने देखा अर्थ की नियरली अगर विद इन द अर्थ देखा जाए तो 9.8 न्यूटन पर केजी है, लेकिन अगर आप चले जाते हैं मरकरी पर जो कि छोटा सा प्लेनेट है तो उसकी नियरली 3.7 न्यूटन पर केजी हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से आप वीनस पर जाएं तो नियरली 6.9 न्यूटन पर केजी आ जाती है, और अर्थ का आपको पता चल चुका है, इनफैक्ट वीनस की 8.9 आ जाती है। तो अर्थ का जो है वो नियरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी कहेंगे वो आ जाएगी। इसी तरह आप मार्स पे जाते हैं, मार्स एक बहुत ही हल्का छोटा प्लेनेट है, जमीन से काफी 3 टाइम्स मेरे ख्याल में छोटा है, तो ये नियरली 3.7 न्यूटन पर केजी उसकी यूनिट उसकी जो वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की आएगी। तो जितना प्लेनेट आपका ग्रेटर होता जाएगा, जैसे आपका जुपिटर एक बहुत ही बड़ा मास का प्लेनेट है जिसकी 24+ है। So student, it depends on the mass as well. जितना greater is the mass, more is the gravitational field strength. Small is the mass, less is the gravitational field strength. आपको I wish कि मैं न्यूटन का वो ग्रेविटेशन का वो लॉ बताता, लेकिन चूंकि आपकी बुक में नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे इज्तनाब करूं। I hope स्टूडेंट्स आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। Dear students, a very hot topic, momentum. मोमेंटम किसे कहा जाता है? स्टूडेंट, मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और मास को के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। आमतौर पे मोमेंटम स्टूडेंट किसी भी बॉडी में इंपैक्ट को बताता है, यानी मोमेंटम जिसको पी से जाहिर करते हैं, मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, और ये होता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। स्टूडेंट इमेजिन करें, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इमेजिन करें ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ये आपकी एक गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी आपकी ट्रेवल कर रही है बस ट्रेवल के, और यहां जाकर ये बस जिसका मास, लेट से इसका मास कर लेते हैं 1000 kg और इसकी स्पीड कर लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड। ये कर
और ये बस जाके स्मैश कर जाती है इस वॉल के साथ। और एक छोटी सी कार ले लेते हैं, ये ले ली, छोटी कार ले ली। स्टूडेंट मैं बहुत पैथेटिक हूं बनाने में। ये एक छोटी सी कार ले ली जिसका मास जो है लेट से बल्कि 500 kg कर ले, यानी उससे हाफ कर लेते हैं। स्पीड हम यही रखते हैं, 2 मीटर पर सेकंड रखते हैं। और ये छोटी सी गाड़ी भी इसके साथ स्मैश कर जाती है। इन दोनों में से कौन सी बॉडी आपके ख्याल में ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी? हालांकि दोनों की स्पीड बराबर है, 2 मीटर पर सेकंड। सो हर एक के दिमाग में ऑब्वियसली ट्रक, ये बस, ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी बिकॉज इसका मास बहुत बड़ा है। आप खुद इमेजिन करें ना, आपके पास एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है, उसको रोकते हैं, ही हिट्स स्ट्रेट टू योर बॉडी, यू गेट हर्ट, आप जख्मी हो जाते हैं। बट आप सोचें कि एक बहुत बड़ा बिग शो जैसा पहलवान रेसलर, अगर वो भागता हुआ आपकी तरफ आता है एंड यू ट्राई टू स्टॉप हिम, और वो भी उसी स्पीड से आ रहा है जिस स्पीड से वो बच्चा आ रहा था, और वो आपको हिट करता है, तो आपके साथ क्या होने वाला है? स्टूडेंट, या तो आप नहीं रहने वाले, या फिर आपको किसी अच्छे डॉक्टर की बात में जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना मास ज्यादा बढ़ जाएगा, इंपैक्ट दूसरी चीज का ज्यादा क्रिएट होगा। इसका मास ज्यादा, इसका ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट हुआ। इसका मास कम, इसका कम हुआ। हो सकता है ये वॉल के साथ टकरा के दीवार को भी तोड़ दे, अगर तो दीवार कोई आरसी कच्ची सी बनी हुई है, लेकिन ये शायद ना कर सके ऐसा। तो ग्रेटर इज द मास, मोर इज द मोमेंटम, लेस इज द मास, लेस इज द मोमेंटम। अगर आप सेम किस्म की बॉडी ले लेते हैं, लेट से एक आप यही ले लेते हैं, ये वाली, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, यही ले लेते हैं कार 2 मीटर पर सेकंड से जाकर इसके साथ हिट होती है, ठीक है, एक इंपैक्ट पैदा करती है। लेकिन यही कार अगर 4 मीटर पर सेकंड से जाकर इसको हिट करे तो ये ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगी। यानी अब मैंने मैसेज को सेम रखा है, यानी मैसेज को मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैसेज सेम हो तो जितना ज्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा मोमेंटम क्रिएट होगी। सो एक्चुअली मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, अगर स्पीड को कांस्टेंट रखा जाए, स्पीड कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, लेकिन अगर मास को कांस्टेंट रखा जाए, मास को कांस्टेंट रखा जाए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये दोनों जो है इंपैक्ट पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट, मोमेंटम होता है mv के इक्वल mv। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन y होती है जहां डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी की होती है। आपको पता है मीटर की यूनिट, सॉरी मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों यूनिट को ज्वाइन कर लूं, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है, तो मोमेंटम की यूनिट होगी kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड हो जाएगी। स्टूडेंट, अगर मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड कर दूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड कर दूं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा kg मीटर, ये पर सेकंड स्क्वायर, ये लैदा कर लें, और ये सेकंड मैंने लैदा कर दिया। ये मैंने जो काम किया है मल्टीप्लाई, वही मैंने डिवाइड भी किया। स्टूडेंट, ये पूरे का पूरा आपने फोर्स पढ़ा था, फोर्स होता है ma के इक्वल, जिसमें m kg होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इस पूरे की यूनिट आपने न्यूटन रखी थी। यहां भी इस पूरे की यूनिट स्टूडेंट न्यूटन हो जाएगी। तो न्यूटन सेकंड स्टूडेंट मोमेंटम की एक यूनिट ये भी होती है। सो मोमेंटम की दो यूनिट्स हैं, आप जो मर्जी लगा लें, kg मीटर पर सेकंड भी कहते हैं और न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखें, एक रेस्ट पे जो बॉडी होती है उसका मोमेंटम 0 होता है। अगर बॉडी रेस्ट पर हो, रुकी भी हो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका मोमेंटम 0 होगा। तो रेस्ट वाली बॉडी का मोमेंटम एब्सोल्यूट 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ये यानी मैं आपको फोर्स और मोमेंटम के चेंज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस करूंगा, और यहां से आपको एक
मोमेंटम बल्कि फोर्स की एक नई डेफिनेशन भी आपके पास आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली फोर्स है क्या चीज। हमने हालांकि फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, बट एक्चुअल फोर्स क्या है, सो यू गोना सी हियर। स्टूडेंट, आप सबने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, डेल्टा टी। ये पढ़ा था। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मैस है, ये ट्रेवल कर रहा है। ये जरा इमेजिन करें, ये एक बस है, स्कूल बस है। चलें जी, स्कूल बस है। मैं अपने स्कूल का नाम लिख लेता हूं, दी ग्रेविटी स्कूल बस है। आप देखें मेरे स्कूल का नाम भी फिजिक्स की तरह फिजिक्स वाला रखा हुआ है, दी ग्रेविटी। ये स्कूल बस है, ये जा रही है, ये स्कूल बस जा रही है और इस जगह पर जो इसका मोमेंटम है वो mv है। चलिए हम इसको इनिशियल मोमेंटम कह देते हैं। इसकी स्पीड वेलोसिटी भी vi रख लेते हैं। यानी फर्ज करें बॉडी का मास तो 1000 kg है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया। स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मोमेंटम 2000 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। एकदम ये इस पॉइंट पे पहुंचती है, अब इसको ख्याल आता है यार सर अंजुम ये ना वो सुना दें, ऑलरेडी बच्चे लेट हो रहे, तो मैं क्यों ना अपनी स्पीड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। इसको इस पॉइंट पे जाके ख्याल आया था कि और ये स्पीड इसकी यहाँ vi थी जो कि चलो कम थी, और vf जो है ना वो उसकी बढ़ गई, यानी vf इज ग्रेटर देन vi आ गई। और अब इसका जो मोमेंटम आया वो फाइनल मोमेंटम था वो mv, लेकिन यहां मैं f लगा दूंगा, ये आ गया मोमेंटम थी। अब इमेजिन करें किसी भी चीज को, किसी भी चीज में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती ना, एक बॉडी जिस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो या वेलोसिटी से जा रही हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही रहती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। अब ये बॉडी जा रही थी, इसकी एकदम वेलोसिटी हमने vi से क्या कर दी, vf कर दी। तो ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया होगा, इंजन की फोर्स है। इंजन में केमिकल एनर्जी जो पेट्रोल की है, किसी की डीजल की होती है, वो चेंज होती है आपके इंजन में, और वो किस में जाती है, काइनेटिक एनर्जी में जाती है। काइनेटिक एनर्जी एक फोर्स प्रोड्यूस करती है जो उसको बढ़ा देती है फोर्स को। तो आपकी vi vf में चेंज होगी जो कि बढ़ गया। ये तभी मुमकिन हुआ स्टूडेंट जब आपने एक फोर्स अप्लाई की। अगर फोर्स अप्लाई ना करते तो ये इसी स्पीड से वेलोसिटी से चलती रहती आइडियल कंडीशन में। ये भी बताऊं, ये आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने आइडियल कंडीशन ली है। तो स्टूडेंट आपका ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज होता है फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते हैं। जब चेंज फाइंड करते हैं ना, तो दूसरे में से पहले माइनस कर दें। जैसे मैं ये कहूं कि मेरा आज का जो पॉकेट मनी है वो 10 रुपीज है और कल मुझे 15 रुपीज मिली, तो चेंज इन पॉकेट मनी कितनी आई, तो 5 रुपीज आई, मुझे 15 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा, मुझे पता चल गया। तो ये चेंज मोमेंटम इज ड्यू टू फोर्स, ये फोर्स की वजह से हुआ। और हमें ये बात किसने बताई थी, न्यूटन साहब ने बताई थी। न्यूटन साहब ने जितनी बातें की बिल्कुल ठीक की। सो स्टूडेंट आपको यहाँ mvf बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई m चाहिए। सो हम यूं करते हैं, मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा ma, यहाँ आ जाएगा m इंटू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। स्टूडेंट m में आपको पता है फोर्स के इक्वल होता है, आपने पीछे पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू m में। तो यहाँ स्टूडेंट मैं फोर्स लगा सकता हूं, ये mvf आ गया और ये mvi आ गया। स्टूडेंट अभी मैंने बताया था कि इसको आप फाइनल मोमेंटम कह सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम है। तो जब फाइनल मोमेंटम में से आप इनिशियल मोमेंटम माइनस करें तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, फोर्स। तो फोर्स किसके इक्वल हुई, चेंज इन मोमेंटम इन अ यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में कितना मोमेंटम आपके पास चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू द फोर्स।
बल्कि हम यूं करते हैं, इसको थोड़ा सा और फोर्स की डेफिनेशन भी निकाल लाते हैं। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी में फोर्स एक्ट होती है, इट चेंजेस द मोमेंटम इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर मोमेंटम को चेंज करती है। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। तो ये फोर्स जो है वो किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज को कहते हैं, यानी फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा स्टूडेंट, अगर चेंज इन मोमेंटम आपका जीरो होगा तो स्टूडेंट याद रखें फोर्स भी जीरो होगी। अगर मोमेंटम चेंज ना हुआ, ये जीरो है, तो स्टूडेंट नेट फोर्स आपके पास क्या बच जाएगी? जीरो बच जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं एक दीवार को पुश कर रहा हूं, मैं जितना मर्जी रात तक पुश करता रहूं, मैंने अगर उसका मोमेंटम चेंज ना किया, जो कि उसका जीरो मोमेंटम पे दीवार थी, तो सुबह उठ के मैं स्वेटिंग कर रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत फोर्स लगाई, तो मैंने खाक लगाई भाई, मोमेंटम तो चेंज नहीं हुआ। तो फिजिक्स तब आपको यह कहती है कि जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा आपकी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो फोर्स इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इनका आपस में रिलेशनशिप है। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट बड़े क्रिस्पी टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी लोड करने वाला हूं, तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बड़े मजे के टॉपिक के साथ आपसे खुदा हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका इम्पल्स होगा। साथ रहिए, वीडियो देखते रहें। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी तो आपके फिजिक्स के हवाले से बहुत से कॉन्सेप्ट ना सिर्फ क्लियर होंगे, बट ऑल्सो यू गोना एंजॉय टू स्टडी फिजिक्स। अस्सलाम वालेकुम।